तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या है? ये एक पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास है, ठीक है, जिसके दो बेसेस होते हैं ट्रायंगुलर शेप के और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, बेसेस उसके ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और अगर हम उसकी लेटरल सरफेस साइड वाली सरफेसेस की बात करें तो वो 3 होती हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है वो आप जान लीजिए बेटा, जस्ट अ मिनट। तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए, ये जो हमारी प्रिज्म की लेटरल सरफेसेस है ना, ये ए बी और ए सी दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ए, दिस एंगल ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, एक पी क्यू नाम की, आई होप कि आपको दिख रहा है ये पी क्यू, एक पी क्यू नाम की रे जो है जब इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है ईएफ नाम से। ईएफ रे ईएफ जो है वो हमारी रिफ्रैक्ट होती है और फाइनली ये फिर बाहर निकल आती है इस प्रिज्म से आरएस नाम की रे, जिसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे पीक्यू है जो कि इस प्रिज्म के ऊपर जाके गिर रही है, ईएफ हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और आरएस जो है वो हमारी एमर्जेंट रे है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे NN1 नाम का, आपको अगर दिख रहा होगा, NN1 नाम का एक नॉर्मल बनाया है। तो इस नॉर्मल और इस PQ यानी इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है, एंगल I, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ऐसे ही जो नॉर्मल है N1 वाला दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्मल और R1 के बीच में जो एंगल बना है, ठीक है, EF के बीच में जो एंगल R1 बना है, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगेन ये नॉर्मल है आपकी एक N1 के नाम से, उसके और EF के बीच में ये जो एंगल R2 बना है वो भी अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है। ठीक है, फिर से नॉर्मल N' और N1 के बीच में और RS दिख रही है, इसके बीच में ये जो एंगल E है इसे एंगल ऑफ एमर्जेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो होना क्या था एक्चुअल में, ये जो PQ नाम की रे है ना, PQ नाम की रे इंसिडेंट रे, अगर ये बिना रिफ्रैक्ट हुए जाती तो ये H तक सीधी जाती। कहाँ तक जाती? H तक। लेकिन जैसे ही ग्लास प्रिज्म के अंदर घुसी तो EF वाले पाथ से चली गई, है ना। ऐसे ही तुम्हारी देखो ये RS नाम की रे दिख रही है, RS नाम की रे, अगर ये देखो कहाँ से, अगर हम पता करें कि कहाँ से बाहर निकली तो आपको दिख रहा होगा GS। इस RS रे का एक्चुअल पाथ क्या था? GS। क्या पाथ क्या था? GS, है ना। पर ये RS जो है वो EF से निकल के आई है। तो मैंने देखो इस PH और ये जो GS है इसको जोड़ा, एक्सटेंड किया, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है, जिसे D से मार्क किया हुआ दिख रहा है ना, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो बेसिकली प्रिज्म में ये आपको एंगल रेज पहचानने को आ जाएंगी, डायग्राम बनाने को आ जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत रेयरली, आज तक तो कभी पूछा नहीं है एंगल ऑफ, वो पूछ सकता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल। तो आपसे कभी पूछ सकता है तो पूछ लेगा लॉ ऑफ प्रिज्म, जो कि पूछा तो कभी नहीं है। तो लॉ ऑफ प्रिज्म क्या कहता है कि जो एंगल टी है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, उसका सम, मतलब उसको अगर मैं प्लस करूँ तो वो इक्वल टू आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस के सम के बराबर, यानी एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल आई प्लस एंगल ई। ये है लॉ ऑफ प्रिज्म।
ठीक है, ये हमारा इतना ही था। कह रहा है कि जो अपना अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है, तो जब एक वाइट लाइट, ये हमारी एक वाइट लाइट है, उसकी एक रे को जब हम एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है, किसके अंदर से गुजारते हैं, ग्लास प्रिज्म से, तो वो जो सिंगल कलर की वाइट लाइट जो आपने छोड़ी थी वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। ठीक है, वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट। और ये 7 जो डिफरेंट कलर हैं वो उस वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर बोले तो जिससे वो वाइट लाइट बनी हुई थी। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को अपन जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, when white light is passed through a glass prism, it splits into 7 constituent colors। तो वो अपने 7 कलर में बिखरती है to form a band of 7 colors। ठीक है, 7 कलर का एक बैंड बनाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो 7 कलर का बैंड बनाया है ना, तो बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को अपन जो है वो बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिस्पर्जन की वजह से जो 7 कलर का बैंड बना है उसे अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक, चलो ना, 1 मिनट रुकना यार, देख लो मेरा वाईफाई आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें जो 7 कलर्स दिखेंगे ना, वो 7 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनका जो एक्रोनिम है वो क्या है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर। अब देखो, इस वाइट लाइट को अगर वो सीधी जाती तो ऐसे जाती, ठीक है, मगर वो क्या हुआ, 7 अलग अलग कलर में बिखर गई, स्प्लिट हो गई। तो जो कलर सबसे दूर गया है वो कौन सा है, वॉयलेट, उस रे से, है ना, वो जो मेन रे जो मैंने ड्रॉ कर रखी है स्ट्रेट वाली, उससे सबसे दूर कौन गया है, वॉयलेट। और उसके सबसे पास कौन है, रेड, उसके सबसे पास कौन है, रेड। ठीक है, तो होता क्या है, हम मोस्ट डिस्पर्स्ड या डेविएटेड वॉयलेट, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्प्लिट हुई है, सबसे ज़्यादा दूर डेविएट हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर गई है, वो है वॉयलेट। लीस्ट डिस्पर्स्ड यानी जो सबसे कम डिस्पर्स हुई है वो क्या है, रेड। अब पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो जो आपकी वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की, इसलिए वॉयलेट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। ठीक है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेड जो है सबसे कम डेविएट यानी डिस्पर्स्ड होती है, बिखरती है, सबसे कम बिखरती है। ठीक है, अब एक याद रखना बात आप कि ना, जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या है, ये इस मेन लाइट से, इसको मैं ना किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि तुम समझ जाओ मैं किस लाइन को रेफर करना चाह रहा हूँ। ब्लैक से बना देता हूँ, वाइट से बना देता हूँ। वाइट दिख रही है ना आपको, वाइट लाइन ये वाली, इसके साथ अलग अलग लाइट देख रहे हो आप, अलग अलग एंगल बना रही है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो वाइट वाली, ये जो वाइट रे है ना बेटा, ये वाली देखो हमारी ये वाइट, मैं इसको किसी और कलर से ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये हमारी वाइट लाइट है मान लो, ये जो अलग अलग देखो, अलग अलग कलर के साथ ये जो एंगल बना रही है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन।
और आपका ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के मतलब कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी। वेवलेंथ कैसी होगी, कम। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो वेवलेंथ हमारी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, यहाँ भी न्यूटन भाई साहब हैं हमारे। तो सर आइजैक न्यूटन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो वाइट लाइट यानी सनलाइट को वाइट लाइट भी बोलते हैं, वो 7 कलर की बनी हुई है। कैसे प्रूव किया? तो उन्होंने जब वो सनलाइट को एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से गुजारा तो उसने बैंड ऑफ 7 कलर्स दिए आपको। इससे हमें क्या पता चला कि वाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं। इसको और ज़्यादा प्रूव करने के लिए, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया कि पहले क्या किया, सिंगल प्रिज्म से 7 कलर निकाल दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा ही इतना ही बड़ा सीधा प्रिज्म इसके आगे रखा। फिर देखा कि क्या इनमें से और कलर निकलेंगे, तो नहीं निकले, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, he failed to obtain more colors, और कलर नहीं निकले। फिर उन्होंने अब दोबारा तीसरी बार क्या किया, तो तीसरी बार 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए। ठीक है, तीसरी बार क्या किया इन्होंने, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए, मतलब बिल्कुल हूबहू सेम साइज सेम शेप सेम एंगल ऑफ प्रिज्म लिए। एक को सीधा रखा जैसा कि दिखाया गया है और एक को उल्टा रखा। ठीक है, तो अब सुनो, पहले प्रिज्म से एक सनलाइट को गुजारा, वाइट लाइट को गुजारा, तो जैसे ही वो प्रिज्म से बाहर निकली उसने आपको 7 कलर्स दिए जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर दैट क्या हुआ कि हमारी ये उल्टे प्रिज्म में जब ये 7 कलर गए तो आगे बाहर स्क्रीन पे वो सिर्फ वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर आए। तो इससे फिर पता चला कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो आपको यही एक्सपेरिमेंट जो है वो लिख के आना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले जो है मैं तुम्हें ये बॉक्स बनाया हुआ, इस बॉक्स को और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका 1-2 नंबर में आपसे पूछा जाता है और आप यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक, सिली मिस्टेक करते हो। बड़ी तो क्या, सिली मिस्टेक ही बोलेंगे हम इसको। तो मैंने एक बॉक्स सा बना रखा है, विबग्योर लिखा हुआ है इसमें, गौर से समझना कि ना जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ोगे ना तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉयलेट का सबसे ज़्यादा था एंगल ऑफ डिस्पर्जन या डेविएशन और रेड का सबसे कम था। तो हम ज़्यादा से कम की तरफ जब बढ़ते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो वॉयलेट से रेड की तरफ आप जब भी बढ़ोगे तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन बोला गया है। ठीक है, अगर आप उल्टा करते हो, आप रेड जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है से वॉयलेट की तरफ आते हो तो जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि रेड का सबसे कम था, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो जब कम से ज़्यादा की तरफ जाते हो तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमारा रेड टू वॉयलेट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एंगल ऑफ डेविएशन का। वेवलेंथ की बात करें तो अगर आप रेड से वॉयलेट की तरफ बढ़ोगे तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम, और हम सबसे ज्यादा से यानी रेड से वॉयलेट जा रहे हैं, यानी ज्यादा से कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। ठीक है, रेड से वॉयलेट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की सबसे ज्यादा है।
जब वॉयलेट से रेड यानी कि सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ जाते हो तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वॉयलेट से लेकर रेड तक जो है वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये वाली चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब जो है हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TIR बोला जाता है। ठीक है, ये एक बहुत मेजर क्या बोलते हैं फैक्टर है जो आपके रेनबो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपने देखा ना डायमंड कितना शाइन करता है, तो डायमंड के शाइन करने में सबसे बड़ा योगदान जो है, रोल जो है, वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। ठीक है, तो होता क्या जब लाइट, देखो पहले डायमंड का समझा देता हूँ, सिलेबस में नहीं है बता रहा हूँ। तो लाइट जैसे ही डायमंड के अंदर जाती है इसका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मैं आगे बताने वाला हूँ क्या होता है। ठीक है, और जैसे उसका TIR होता है मतलब लाइट डायमंड के अंदर बार बार बाहर निकलती नहीं है, डायमंड के अंदर उसी के अंदर ही घूमती रहती है, लाइट उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है डायमंड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार होती है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो डायमंड के अंदर होता है, इसीलिए डायमंड सबसे ज्यादा चमकती हुई चीज होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है और सबसे कम स्पीड लाइट की डायमंड में है। तो लाइट की जब स्पीड डायमंड में बहुत कम है तो लाइट को डायमंड से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो निकलने में दिक्कत होती है, तो बार बार बेचारी जो है बार बार इस एज से उस एज, उस एज से उस एज में ऐसे टकराती रहती है, और वो डायमंड लाइट के बार बार अंदर रिफ्लेक्ट होने की वजह से चमक रहा होता है। ठीक है, फिलहाल डायमंड हैज़ नथिंग टू डू विद द सिलेबस, है ना, वो बस मैंने तुम्हें यूं ही समझा दिया तुम्हारे अपनी जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत करने के लिए। ठीक है, तो अब हम तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, समझिए। तो व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देखो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसकी डेफिनेशन ही कंडीशंस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए उसकी डेफिनेशन में ही वो दो कंडीशंस भी हैं। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने अंडरलाइन कर दी कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, ठीक है, डेंसर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाए, और उसी टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैं 2 मिनट बाद समझा रहा हूँ, पहले आप समझिए, डेफिनेशन समझिए। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो लाइट जो है ना वो डेंसर मीडियम को क्रॉस ही नहीं कर पाती, उसी मीडियम के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट करने लगती है, जैसा कि मैंने तुम्हें डायमंड के केस में बताया। तो बार बार वो अंदर ही अंदर क्या करती है, रिफ्लेक्ट। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये तो पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर आपने ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इक्वल नहीं होता, उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर कभी नहीं, हमेशा बराबर नहीं होता, कभी कभार बराबर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा या कभी कभार ही, हमेशा नहीं कभी कभार ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ देखो, अब क्रिटिकल एंगल का क्या है यहाँ पे मतलब वो समझते हैं। तो देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए। पहला तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक्सीड कर जाए क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए।
तो लाइट जो है वो क्या करेगी, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। लाइट जो है हमारी वो डेंसर मीडियम में क्या करने लग जाएगी, रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिससे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आए। मतलब तुम किस एंगल पे लाइट को फेंको जिससे कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 बने। तो जिस एंगल से तुमने फेंका है लाइट को, जिस एंगल से लाइट को इंसिडेंस कराया है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 मिल पाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो रेनबो फॉर्मेशन है ना, रेनबो फॉर्मेशन, तो इस इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे नेचर में एक नेचुरल फिनोमिना होती है जिसे अपन रेनबो फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो आपको एक बारिश के बाद जो है देखने को मिलता है बादलों में, ठीक है, स्काई में, आसमान में। तो रेनबो हमेशा सूरज की डायरेक्शन के अपोजिट दिखेगा। ठीक है, अगर सूरज नॉर्थ में तो रेनबो साउथ में दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ देखिए होता क्या है बेसिकली कि ये देखो, ये जो रेन ड्रॉप है ना, बारिश की बूंद, ठीक है, ये बना हुआ ना गोल सा बड़ा सा, दिस इज रेन ड्रॉप। तो जब एक वाइट लाइट यानी सनलाइट जब इस रेन ड्रॉप में घुसती है तो इस पॉइंट पे होता है रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे जब इसने घुसना स्टार्ट कर दिया, घुस गई, तो सबसे पहले तो इसका हुआ एक बार रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। फिर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ना यहाँ से ऐसे करके दो पतली अलग अलग लाइनें बनाई गई, एक रेड और वायलेट। एक्चुअल में दो नहीं है, 7 कलर है, उसमें 7 वाली लिखा है, बहुत खिचखिच हो जाएगी, तो ये 7 कलर में बिखर गई। मतलब रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद अंदर ही क्या हो गया, इसका डिस्पर्जन, 7 कलर में बिखर गई। अभी डिस्पर्स होके ना यहाँ पे आई, बाहर निकलने की कोशिश की पर निकल नहीं पाई, अंदर ही बार बार इसके अंदर टकराने लग गई। ठीक है, ऐसे घुसी, उसके अंदर गई रिफ्रैक्शन, और अंदर घुसते ही इसके दो टुकड़े हो गए, डिस्पर्जन। तो पहले हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरे नंबर पे हो गया डिस्पर्जन। तो उसके बाद ये ना अंदर ही अंदर भटकती रही है, ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइम्स भटकती रही। ठीक, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। चौथे नंबर पे क्या हुआ कि फिर से बाहर आ गई, तो फिर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर निकली, फिर से रिफ्लेक्शन, और बाहर निकलते ही फिर 7 कलर में बट गई, डिस्पर्स। तो बेसिकली आपका रेनबो फॉर्मेशन जो है, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन जो है 5 मेजर स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, जिसमें 2 रिपीट हुए थे। आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ 3 ही दिए हो तो आपको सबसे पहले रिफ्रैक्शन लिखना है, फिर डिस्पर्जन लिखना है, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है। अगर 5 दिए हैं फिर बोलता है अरेंज करना है, तो आपको पता ना कैसे करना है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और फिर डिस्पर्जन। तो इन 5 स्टेप्स में आपका रेनबो फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है ना, बस। तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो आई ट्राई कि दोनों टॉपिक एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएं। ठीक है, नहीं होंगे तो 2 क्लासेस और लगेंगे, 2 क्लासेस में चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा आपका। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।